हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका HES का एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी रहा है तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। आपने क्या करना है कि आपने इस एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं, उन सारी गलतियों को एनालाइज़ करना है और अपने आगे वाले एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में जुट जाना है, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आप सेम गलतियाँ दोबारा से रिपीट ना करें। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर की एनालिसिस। तो यहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं उनको एनालाइज करेंगे कि कौन से मंथ में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, कौन से टॉपिक में से पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया था, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे हम एनालाइज करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दे देती हूँ कि आपके करंट अफेयर्स में से टोटल 12 क्वेश्चंस जो हैं उनको पूछा गया था। इन 12 क्वेश्चंस के अंदर आप ज़्यादातर अगर देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई थी, और इन स्टेटमेंट्स में से या तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था। इवन इफ़ अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आता भी है, लेकिन अगर आप की टर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके क्वेश्चन गलत होने के, आंसर गलत होने के। तो दैट मीन्स आपको जो 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड करी गई हैं और आपने की टर्म्स के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना था। फिर अगर मैं बात करूं कि क्या ये चारों की 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेम टॉपिक से बिलोंग करती थी, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको देखने को मिलेगा कि हर एक स्टेटमेंट में उन्होंने अलग ही करंट अफेयर जो है, अलग ही न्यूज़ जो है उसको पूछने की कोशिश करी है। दैट मीन्स अगर 12 क्वेश्चन हैं और 12 क्वेश्चंस में अगर आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, तो उस हिसाब से आपको टोटल 48 करंट अफेयर्स जो हैं उनके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि किस किस टॉपिक्स में से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको पूछा गया था, तो यहाँ पे आपके कुछ अवार्ड्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि हमारे जो सुनील लांबा जी हैं उनको सिंगापुर का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जैसे बजरंग पूनिया है। इवन आपको स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। जैसे आपके विंटर ओलंपिक्स में से कि कौन कौन सी कंट्री ने कितने मेडल्स जीते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आपके अलग अलग मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। जैसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो उज्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर एक समरकंद डिक्लेरेशन को भी साइन किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, तो उसके बारे में बात करूं तो कौन सी कंट्री जो है ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाली है, या फिर नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ G20, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है क्योंकि उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो इस साल के दिसंबर से इंडिया के पास आ जाएगी। तो दैट मीन्स आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहला जो सीडगोंग रिजर्व है वो तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर बनाने को देखने को मिला था। तो दैट मीन्स अलग अलग चीज़ों से इवन आपकी जो स्कीम्स है, जैसे आपका इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है, तो इन स्कीम्स के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए थे। अगर मैं साइंस एंड टेक के बारे में बात करूं तो आपके जो साइंस है उसके अंदर स्टैटिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया था, जिसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अगर मैं टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के बारे में बात करूं तो वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे गए हैं। जैसे आपका चैंडलर वोबल जो इफेक्ट है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इवन आपका जो UAE और चाइना का जो मून मिशन है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हम थोड़ा सा एनालाइज हमने कर ही लिया है। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से पूछे गए थे और इसका आंसर क्या बनेगा। इसके अलावा एक और मैं चीज़ आपको बता देती हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बता ही दिया कि आपके 48 करंट अफेयर्स जो हैं वहाँ से कवर की गई हैं। उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि जो 95% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं 2022 के, वहाँ से आपको पूछे गए हैं। तो दैट मीन्स अगर आपका एग्ज़ाम है उससे पिछले जो मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए।
चाहिए। आपको देखने को मिलेगा सिर्फ आपका 1-2 क्वेश्चन है जो कि जैन और फेब से पूछा गया है, जैसे कि विंटर ओलंपिक्स हो गया। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपका अगस्त और जून से पूछा गया है, और पिछले साल का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स जब भी आपका एग्जाम है उससे पिछले 1-2 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो तो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर एनालिसिस से। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज बजरंग पूनिया जी जो है वो फर्स्ट इंडियन है टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इवन उन्होंने भी ट्वीट किया था कि जो वर्ल्ड एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर जो बजरंग पूनिया है इन्होंने 4 मेडल्स जीत लिए हैं। कब कब जीते थे, इवन उन्होंने ये भी लिखा था कि पहला 2013 में ब्रॉन्ज था, फिर सिल्वर 2018 में, फिर 2019 में ब्रॉन्ज था, फिर 2022 में दोबारा से बेलग्रेड के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। और आपसे पूछा गया है यहाँ पे की टर्म क्या है आपकी, कि आपने करेक्ट स्टेटमेंट को ही आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई थी आपकी, उसकी जो समिट हुई थी दैट इज़ उज्बेकिस्तान समरकंड के अंदर, तो वहाँ पर जो टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल जो है 2022 और 23 के लिए वो वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है, ना कि उज्जैन को। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इस साल इंडियन आर्मी ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि अगले साल से दैट मीन्स 2023 से जो आर्मी डे की परेड होगी वो सर्दर्न कमांड के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी। आर्मी की जो सर्दर्न कमांड है वो पुणे के अंदर लोकेटेड है, तो उसके आसपास वाले रीजन में ही 2023 से जो इंडियन आर्मी की परेड है जो कि 15 जनवरी को होती है वो सर्दर्न कमांड में कंडक्ट करवाई जाएगी। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो शैलो शो फिल्म है जो कि एक गुजराती फिल्म है, इसको ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। इवन ये भी न्यूज़ आपकी सितंबर मंथ की है, लेकिन अभी भी ये न्यूज़ में चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो यंग एक्टर हैं, जो इस फिल्म के अंदर जिस बच्चे ने रोल किया है, अभी उनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई है, तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में चल रहा है। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इवन पूरे HAS पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पहले करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया है, फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, फिर करेक्ट स्टेटमेंट को, फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों का जो माइंड है कितनी तेजी से चलता है उसको भी चेक किया गया है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो सितंबर मंथ में ही जो ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस है वो मुंबई के अंदर कंडक्ट करवाई गई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो आपके 2 ही ऑप्शन बचते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मणिपुर स्टेट है उन्होंने अभी लॉन्च किया था CM द हेसी वेब पोर्टल, और ये जो वेब पोर्टल है वो ग्रीवेंस रीएड्रेसल वेब पोर्टल है। तो दैट मीन्स पब्लिक के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं इस वेब पोर्टल के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। किसने लॉन्च किया था इसको? मणिपुर स्टेट ने, त्रिपुरा स्टेट ने यहाँ पर नहीं लॉन्च किया था। तो दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट में सेकंड तो आएगा ही। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ICC की जो T20 रैंकिंग्स हैं उसके अंदर सेकंड नंबर पे पहले पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम थे, लेकिन इसको सरपास कर दिया है इंडिया के एक क्रिकेटर ने जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव। तो दैट मीन्स रोहित शर्मा नहीं है। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो हमारी यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है इन्हीं का ही इनिशिएटिव है। तो दैट मीन्स जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी, तो आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। 2 और 3 जो हैं ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो तमिलनाडु स्टेट है उन्होंने सबसे पहली बार इंडिया की ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर मिड डे मील स्कीम ऑलरेडी है, जिसके अंदर एक टाइम का जो लंच है, मतलब बेसिकली एक टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाता है जो कि लंच के वे में प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन तमिलनाडु ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने की भी बात करी थी। अगेन ये सितंबर मंथ में ही न्यूज़ में था। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, अगेन सितंबर मंथ में आरबीआई ने एक बैंक है दैट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की जो लिस्ट है इससे हटा दिया था। अब अगर मैं इस एक्शन के बारे में बात करूं तो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है ये ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऐसे बैंक्स को डाला जाता है जिनकी वीक फाइनेंशियल कंडीशन है। दैट मीन्स जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है पहले इनकी वीक फाइनेंशियल कंडीशन होती थी, लेकिन क्योंकि कंडीशन ठीक हो गई तो इस वजह से इस लिस्ट में से इनको हटा दिया गया। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो अंडमान एंड निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है वो फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो बन चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पे हर घर जल और ODF प्लस का जो स्टेटस है वो अंडमान एंड निकोबार के हर एक रीजन में मिल चुका है। तो दैट मीन्स यहाँ पे पुडुचेरी नहीं आएगा, अंडमान एंड निकोबार आएगा। तो इस हिसाब से आप थर्ड स्टेटमेंट को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं और इस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन दैट इज 2 और 4। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पहली जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है इसको लॉन्च किया था सितंबर के मंथ में ही, और ताकि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको एक तरह से इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सबसे पहली स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है 2021 और 22 का ये ऑफिशियल लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाता है, जो कि रिलायंस को नहीं दिया गया, कोलकाता के अंदर GRSE को दिया गया है, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी को ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ऑफिशियल लैंग्वेज की इंप्लीमेंटेशन के लिए दिया गया है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, तो आप बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं कि फ्रेंच सिविलियन ऑनर जो है जिसको नाइट ऑफ लेजन ऑफ ऑनर के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो अवार्ड है आपका स्वाति पिरामिल जी को दिया गया है, जो कि पिरामिल ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन हैं। उनका जो बिजनेस है वो फ्रांस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस वजह से उनको ये जो ऑनर है वो दिया गया है। तो दैट मीन्स स्वाति पिरामिल जी को दिया गया है। आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको चैंडलर वॉबल जो इफेक्ट है वो देखने को मिला होगा। तो ये आपका न्यूज़ में था अगस्त और जून के महीने में। तो ये जो इफेक्ट है वो शॉर्टेस्ट डे से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे 29 जून को देखने को मिला था, और ये जो इफेक्ट है, ये जो शॉर्टेस्ट डे है वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट की वजह से है जिसका नाम है चैंडलर वॉबल इफेक्ट, जिसके अंदर जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के ऊपर बहुत तेजी से घूमती है और ऐसा लगता है कि शॉर्टेस्ट डे है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्लैक होल। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर आपको नेवल इंसाइन के बारे में पता है जो कि अभी रिसेंटली लाया गया था, तो अगर आपको सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट के बारे में पता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो अगर मैं नेवल इंसाइन के बारे में बात करूं तो हमारी जो इंडियन नेवी है उनके जितने भी वेसल्स होते हैं उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया जाता है जिसको हम नेवल इंसाइन के नाम से जानते हैं। अब ये जो फ्लैग है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक कैंटोन रीजन होता है और एक आपका फ्लाई साइड रीजन होता है। तो कैंटोन रीजन के ऊपर तो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग ही है, और जो आपका फ्लाई साइड रीजन है उसके अंदर आपको ऑक्टागोनल शेप का एक फीचर देखने को मिलेगा जिसके अंदर नेशनल एम्बलम है। तो दैट मीन्स आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी और पहली 3 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है इसको 2018 से निकाला गया था, और ये चेक करने के लिए कि हर एक स्टेट जो है वो न्यूट्रिशन के मामले में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर लार्ज स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स थी, फिर स्मॉल स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स थी जिनको रैंक किया गया, और फिर यूनियन टेरिटरीज भी थी जिनको रैंकिंग जो है वो प्रोवाइड करी गई। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है इसके अंदर 4th रैंक पे आया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी और आपने करेक्ट स्टेटमेंट को ही आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि स्मॉल स्टेट्स के अंदर जो गोवा है उसका सेकंड रैंक नहीं बल्कि फर्स्ट रैंक आया है, तो दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, जो दिल्ली और चंडीगढ़ है उनका रैंक सेकंड एंड थर्ड आया है, दैट मीन्स फर्स्ट रैंक किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो आपका सिर्फ आंसर बनेगा 1 ओनली, दैट इज डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगेन 4 स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं, तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि आपके सितंबर मंथ के न्यूज़ में ही था ये कि तमिलनाडु जो है वो पहला सी डुगोंग रिजर्व जो है पाक बे स्ट्रेट के अंदर वो बनाने की बात कर रहा है। तो दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लू बुक। तो आपको पता होगा कि जिस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो पंजाब में विजिट करने आ रहे थे, तो फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, देन इज़ अ प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उसके लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। तो उनके अंदर भी अलग अलग बुक्स होती हैं। एक होती है ब्लू बुक जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्शन मिलती है, और येलो बुक के अंदर जितने भी वीआईपीज़ हैं, वीवीआईपीज़ हैं, उनकी जो भी प्रोटेक्शन है वो येलो बुक के अंदर प्रोवाइड करी गई है। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बट इट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसका मतलब आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ आपका सिस एप्लीकेशन। अब सिस एप्लीकेशन क्या है? चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिक्योरिटी। तो स्ट्रीट्स के अंदर बच्चे कितने सुरक्षित हैं उसके लिए ये एप्लीकेशन है, जो कि बाल स्वराज पोर्टल के अंदर लॉन्च करी गई थी ताकि यहाँ पे बच्चों की रिहैबिलिटेशन की जा सके। तो NCPCR दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो जिस टाइम पे आपके मध्य प्रदेश के अंदर कूनो पालपर नेशनल पार्क के बारे में बात करी जा रही थी, जिसमें चीतास को रीलोकेट किया गया है, तो उस टाइम पर ही महाराष्ट्र के अंदर तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी जा रही थी, जो कि यहाँ पे टाइगर्स को रीलोकेट करने की बात कर रहे थे। तो दैट मीन्स ये जो आपका टाइगर रिजर्व है वो ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। तो दैट मीन्स कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी? एक तो सेकंड और एक आपकी फोर्थ स्टेटमेंट। आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो जो विमेन का T20 एशिया कप है ये बांग्लादेश सिलहिट के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, इन्होंने ही होस्ट किया था। तो अभी 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन न्यूज़ में ये सितंबर मंथ में ही था। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि चाइना जो है इन्होंने सबसे पहली ऐसे वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ जो है इसको क्लोन किया है। तो आर्कटिक रीजन में एक पर्टिकुलर वुल्फ पाई जाती थी जो कि इंडेंजर हो रही थी और रेयर देखने को मिल रही थी। तो उसके कुछ सेल्स को लाकर इन्होंने क्लोन कर दिया है, और क्लोन करके सेम जो वुल्फ है वो देखने को मिलेगी आपको, जिसका नाम माया रखा गया है। तो दैट मीन्स चाइना ने ही ये सक्सेसफुली किया है। तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं अगर मैं, तो जो ब्रिक्स समिट है इसकी जो 2023 में ये ब्राज़ील के अंदर नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब इसको साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिजन जो है ये G20 का इनिशिएटिव नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका इनिशिएटिव है। तो यहाँ से देखने को ही मिल रहा है कि आपके सितंबर 18 को यहाँ पे इक्वल पे डे को मनाया जाता है, और उस हिसाब से ही इस इंटरनेशनल कोलिजन को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कि एक ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और लेबरर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर लेबर कोड्स के ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, दैट इज 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट है कि इटली की जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो जॉर्जिया मेलोनी जी है। तो ये बिल्कुल सही है, सितंबर मंथ में ही ये न्यूज़ में था, और इवन ये फर्स्ट फार राइट गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 2022 की समिट है, मैंने अभी बताया था आपको, उज्बेकिस्तान समरकंड के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी, ना कि तजिकिस्तान के अंदर, जहां पर समरकंड डिक्लेरेशन जो है वो भी साइन हुआ है। तो दैट मीन्स आपकी सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो UAE और चाइना ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है मून मिशन के लिए। तो यहाँ पे UAE का जो रोवर है वो चाइना की जो लैंडिंग मिशन है, जो आपका चैंग E7 है,
उसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा 2026 तक। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक टाइफून आया था जो कि फिलीपींस से ओरिजिनेट करके इसने जापान को स्ट्रक किया था। तो दैट मीन्स लाओस को स्ट्रक नहीं किया था, जापान के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इस टाइफून का। और अल्टीमेटली ये भी न्यूज़ में देखने को मिल रहा था कि जापान का जो स्पेस सेंटर है इस टाइफून की वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो दैट मीन्स आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो सेकंड हो जाएगी और एक फोर्थ हो जाएगी। आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको करंट अफेयर्स में बहुत बार करवाया था कि क्योंकि यूक्रेन जो है वो न्यूज़ में चल रहा है तो आपको उसकी आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इवन जो उनके नीचे सी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यूक्रेन किस किस कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो एक बार देख लेते हैं। जो यूक्रेन है रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, इन सब कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जॉर्जिया के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो दैट मीन्स आप जॉर्जिया को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी आपकी ये सी जो है वो न्यूज़ में है या फिर जो स्ट्रेट्स हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर सी ऑफ एजोव देखने को मिलेगा, उसके बाद आपकी कर्च स्ट्रेट है क्रीमियन पेनिनसुला के पास, फिर आपका ब्लैक सी आ जाता है, देन इज बॉस्फोरस स्ट्रेट आ जाती है टर्की के पास, उसके बाद आपका सी ऑफ मरमरा आ जाता है, फिर डार्डनल्स स्ट्रेट आ जाती है और अल्टीमेटली एगियन सी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा न्यूज़ में चलती रहती हैं और ये प्रिडिक्टेड था कि इसके ऊपर तो क्वेश्चन आने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यूनिसेफ के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उनको युगांडा से ही अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है वेनेसा नकेटा। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से बी और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सिंगापुर का मेरिटोरियस सर्विस मेडल है वो हमारे फॉर्मर नेवल चीफ सुनील लांबा जी को दिया गया है। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो आपका वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन है 2022 का, ये जर्मनी में नहीं बल्कि आपका डेनमार्क कोपेनहेगन के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। उन्होंने ही इसको होस्ट किया था। इवन यहाँ पे इंडिया की तरफ से भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिली थी। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो किमिंग जिंग 50 जो है वो चाइना का, नॉट साउथ कोरिया बट चाइना, तो चाइना का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिन्होंने इसको टेस्ट किया था सितंबर के मंथ के अराउंड ही। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है आपका कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है, जो कि एंटोनियो गुटरेस जी हैं, इन्होंने अभी न्यू स्पेशल इन्वॉय ऑफ अफगानिस्तान को अपॉइंट किया है, जो कि कजाकिस्तान से नहीं बल्कि किर्गिस्तान से हैं। और किसको अपॉइंट किया है? रोजा एटनबेयेवा, तो इनको अपॉइंट किया गया है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट नेजल वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, तो ये चाइना ने सबसे पहले बनाई थी, तो रशिया ने नहीं बनाई थी। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। और इवन आपको देखने को मिलेगा कि चाइना के जस्ट 48 आवर्स बाद ही इंडिया ने भी बायोटेक की जो इनको वैक है, इस नेवल वैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया था। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि IMF के अकॉर्डिंग जो 5th नंबर की इकोनॉमी है वो फ्रांस है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि सितंबर मंथ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे IMF के अकॉर्डिंग 5th इकोनॉमी जो है वो इंडिया है, जिन्होंने UK को सरपास किया है। इससे पहले जो इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि पहली 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले US है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे जापान है, फोर्थ नंबर पे जर्मनी है और 5th नंबर पे पहले UK था, लेकिन सितंबर मंथ के अराउंड यहाँ पे इंडिया ने UK को सरपास कर लिया है। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। और इवन अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड की GDP के अंदर इंडिया जो है वो 3.2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो G20 की 2022 की प्रेसिडेंटशिप है वो चाइना के पास नहीं बल्कि इंडोनेशिया के पास है। और ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इस साल के बाद, दैट मीन्स इस साल के दिसंबर से 1 दिसंबर 2022 से जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आ जाएगी।
पूरे अगले साल तक 2023 तक। तो दैट मीन्स आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आपकी चारों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इंटर ओलंपिक गेम्स हुई थी चाइना बीजिंग के अंदर, फेब मंथ के अराउंड ये गेम्स हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने कितने मेडल्स जीते थे। तो यहाँ पे अगर मैं विंटर ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करूँ, इंडिया के जो इन्वॉयज़ हैं इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इस विंटर ओलंपिक की जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पर एक गलवन वैली के जो सोल्जर हैं इन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो वहाँ के फ्लैग बियरर थे। तो इस वजह से इंडिया ने बॉयकॉट किया था। हालांकि इंडिया से सिर्फ एक पर्सन है, आरिफ खान जी, जो कि एल्पाइन स्कीयर हैं और इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था विंटर ओलंपिक्स के अंदर। हालांकि आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया ने कोई भी मेडल जो है वो नहीं जीता है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको मेडल्स के नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर मैं नॉर्वे के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं वो नॉर्वे ने जीते हैं। देन इस 25 मेडल्स जो हैं वो आपके यूएसए ने जीते हैं, 27 मेडल जो हैं वो जर्मनी ने जीते हैं और 15 मेडल चाइना ने जीते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ बी ऑप्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक करंट अफेयर्स की जो एनालिसिस है उसके बारे में समझ में आया होगा। जिस्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ओवरऑल करंट अफेयर की एनालिसिस से हमें ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर्स हैं वो सितंबर मंथ से पूछे गए हैं। 1-2 करंट अफेयर्स आपके फेब और अगस्त और जून से पूछे गए हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि हर एक करंट अफेयर्स के अंदर आपको 4-4 स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगी जो कि हर एक अलग टॉपिक को कवर किया गया है। तीसरी अगर मैं बात करूं कि एक बार करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, दूसरी बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ताकि एक तरह से आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जा सके। और इवन यहाँ पे अगर मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे अवार्ड्स को कवर किया गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर किया गया है, देन इज़ आपके स्पोर्ट्स के अवार्ड्स जो हैं उनको कवर किया गया है, और इसके अलावा जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, चाहे वो मून मिशन हो, चाहे आपका चैंडलर-वोबल इफेक्ट हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से अगर आपने अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर आप ऐसे ही पिछले साल के भी जो पेपर्स हैं उनकी भी एनालिसिस कर लेंगे तो आपके जो आने वाले एग्जाम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।